विनय, काव्या, राजन, सिमी और आदित्य ये पांचों कॉलेज के छात्र थे। सभी में रहस्यमय और डरावनी जगहों को एक्सप्लोर करने की दीवानगी थी। उन्होंने सोशल मीडिया पर डर का दस्तावेज नाम का एक यूट्यूब चैनल शुरू किया था। मुझे एक जगह पता चली है अपने चैनल को आगे बढ़ाने के लिए। कहाँ है ये जगह और तुम्हें कैसे पता चला इसके बारे में? अरे क्या फर्क पड़ता है, जिसको चलना है वो चल सकता है। हाँ और क्या, और कोई जाए ना जाए, मैं और आदित्य तो जाएंगे। क्यों आदित्य? हाँ, हमारी ट्रिप भी हो जाएगी और काम भी, मजा आएगा। किसी ने उन्हें रतनपुर के उस पुराने कारखाने के बारे में बताया था जो बहुत सालों से बंद पड़ा था और सबकी जिज्ञासा पड़ गई। सभी वहां जाने को मान गए। क्या टाइटल है, भूत का कारखाना। वाह, यही तो चाहिए हमें अपनी अगली कहानी के लिए। इससे लोग आकर्षित होंगे। वो सब तो ठीक है, लेकिन गांव वाले वहां जाने नहीं देंगे। वहां पहुंच पाना इतना आसान भी नहीं है। गांव में चले भी गए तो अंदर नहीं जा पाएंगे। क्या फायदा? अरे तुम भी ना काव्या। अरे हम रात में जाएंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम घूमकर आ भी जाएंगे। फालतू की टेंशन मत लो। सब बहुत उत्सुक थे। अपना सामान लेकर सबके सब रतनपुर पहुंचे। देखने में बहुत साधारण गांव था। उन्होंने गांव वालों से पूछताछ की तो किसी ने कुछ स्पष्ट नहीं बताया, बस नजरें चुरा ली, या तो उनकी बातों को अनसुना करके वहां से चले गए। एक बूढ़ा व्यक्ति हरिया उनके पास आया। उसकी आंखों में डर और चेतावनी थी। क्यों पूछ रहे हो तुम लोग उस कारखाने के बारे में? बस ऐसे ही। क्यों ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? बस मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मत जाओ उस कारखाने में। वहाँ जो मरा था वो आज भी जिंदा है और वो इंसान नहीं रहा। बाकी तुम खुद समझदार हो, अपना भला बुरा मुझसे बेहतर समझ सकते हो। वो कौन? अब तो डरा रहे हो। वही जिसका वो कारखाना है। मैं ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना बता सकता हूँ कि उसका नाम था सूबेदार गंगाराम। विनय ने उसकी बात को नजरअंदाज किया। साथ ही साथ सभी उसके दोस्त भी उसका साथ दे रहे थे। रात को वे सब कैमरा लेकर कारखाने में दाखिल हुए। अंदर की हवा में बासी धातु, जले हुए तेल और किसी पुराने जख्म की बू थी। कितनी गंदी बदबू आ रही है यहाँ। मुझे उल्टी आ रही है। कैसे आगे बढ़ेंगे? तुम तो थोड़ा ओवर ही ड्रामा करती हो काव्या। मुझे तो ऐसा कुछ महसूस नहीं हो रहा है। शायद तुम्हारी नाक कुत्तों वाली है। मुझे सफाई पसंद है। मैं तुम्हारी तरह गंदी नहीं रहती जो कहीं भी घुस जाओ। अरे तुम दोनों लड़ना बंद करोगी? हम यहाँ किसी और काम से आए हैं, ये सब करने नहीं। हाँ यार, तुम लोग चुप करके आगे बढ़ो अब। विनय, जब हम आगे बढ़े तो वो हरिया तुझसे क्या कह रहा था गंगाराम के बारे में? हाँ, वो तो जैसे तुम्हारा दोस्ती बन गया था। ऐसी क्या बात है जो तुमने अभी तक हमें नहीं बताई? अरे कुछ नहीं, मैंने उससे कारखाने के बारे में पूछा था तो वही वो बता रहा था। क्या बताया उसने तुम्हें इस कारखाने के बारे में? यही कि कारखाना 1962 में बना था। यहाँ हथियारों के पुर्जे बनते थे। कहा जाता है कि एक तकनीशियन गंगाराम बहुत ही प्रतिभाशाली था, लेकिन उसमें गुस्से का भूत सवार था। वो हर किसी से लड़ता था। एक दिन मशीन में खराबी के कारण बड़ा हादसा हुआ और गंगाराम जिंदा जल गया और बहुत नुकसान हुआ। फिर कारखाने का क्या हुआ? हादसे के बाद कारखाना बंद हो गया, लेकिन जल्द ही लोगों ने रात में मशीनों की आवाजें, लोहे की चें चें और गंगाराम के चीखने की आवाजें सुननी शुरू कर दी। कुछ ने कहा वो अब मशीन का हिस्सा बन चुका है। आधा इंसान आधा लोहे का दैत्य। अंदर दाखिल होते ही विनय को ऐसा लगा जैसे कोई उनके पीछे पीछे चल रहा हो, तो विनय चुप हो गया। क्या हुआ? तुम चुप क्यों हो गए? ऐसा लगा जैसे कोई चल रहा है मेरे पीछे। रुको, मैं देखता हूँ। कैमरा ऑन है मेरा। कैमरे रिकॉर्ड कर रहे थे। सब कुछ शांत था, लेकिन आदित्य को रिकॉर्डिंग में कुछ दिखा। ये क्या है? विनय के पीछे तो सच में कोई चल रहा है। वो एक परछाई थी जिसकी गर्दन मुड़ी हुई थी और हाथों की जगह धारदार लोहे के पंजे थे। सबको डर लग रहा था। गंगाराम के आने का डर और भी बहुत कुछ सबके दिमाग में चलने लगा। लेकिन फिर भी राजन ने हिम्मत बांधते हुए कहा, हो सकता है कैमरे का एंगल हो। हम डरे हुए हैं तभी ये सब सोच रहे हैं। ऐसा होता है, मैंने पढ़ा है, कहीं तो लिखा था ऐसा। तभी एक जोर की आवाज हुई। सबकी डर से हालत खराब हो जाती है। वे सब मुड़कर देख ही रहे थे कि एक पुरानी मशीन अपने आप चालू हो गई। बिजली के बिना किसी जनरेटर के, और धुआं निकलने लगा। चारों तरफ बस उसी का शोर था और धुआं। ये असंभव है। ये सब क्या हो रहा है? मैंने कहा था ना आगे जाना सही नहीं है। यहाँ इतनी बदबू थी, लेकिन मेरी कोई नहीं सुनता। बस मजाक बनाते हैं जैसे मैं पागल हूँ।
अचानक सिम्मी की चीख निकली। किसी ने उसे बालों से पकड़कर खींचा। वो खींची हुई जा रही थी। सबकी नजर उसकी तरफ पड़ी तो सब भागे उसकी ओर। सिम्मी जमीन पर गिरी हुई थी। उसकी पीठ पर 3 गहरे पंजों के निशान थे। वो बेहोश हो गई। क्या हुआ सिम्मी? होश में आओ। तभी राजन के सामने एक भूत आ खड़ा हुआ और राजन की गर्दन से उसको पकड़कर उठाने लगा, वो भी गुस्से में। छोड़ो मुझे, नीचे उतारो। अब आदित्य और विनय राजन की तरफ भागे और काव्या ने सिम्मी को संभाला। अब हमें निकलना चाहिए, हमने गलती कर दी जो हम यहाँ आए। राजन अब छूट चुका था। सिम्मी को भी होश आ गया था। सबने खुद को संभाला और दरवाजे की तरफ भागे। लेकिन जैसे ही वो भागे, वहां का दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। वो फंस चुके थे। विनय ने फोन निकाला। नो नेटवर्क। तभी बस एक कोने से धीमी आवाज आई। तुम सब क्यों आए हो? जब इतने अंदर की हिम्मत कर ही ली है तो अब भागना क्यों है? एकदम से एक आवाज आई जिससे सबके कान से खून आने लगा। वो आवाज थी लोहे की घिसटती आवाज। एक अंधेरी सुरंग में से एक आकृति निकली। चेहरा अध झला, आंखों में आग। मैं गंगाराम हूँ। ये मेरा कारखाना है। तुम सब अब मेरे इस कारखाने का हिस्सा बनोगे। ये तुम चाहो या ना चाहो, लेकिन यही होगा अब। हम नहीं बनेंगे कोई हिस्सा। हम यहाँ से जाएंगे। हमें यहाँ नहीं रहना है। लेकिन तुम जाओगे कैसे? तुम्हें लगता है तुम अब यहाँ से जा पाओगे? यहाँ आना तो सबको आसान लगता है, लेकिन यहाँ से वापस जाना उतना ही मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। सबसे पहले राजन ने एक हथौड़ा उठाया और गेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन गेट गर्मा गया जैसे किसी ने आग फेंकी हो। राजन का हाथ बहुत तेज जल गया। मेरा हाथ जल गया। मुझे दर्द हो रहा है। अब कैसे तोड़ेंगे ये दरवाजा हम? चारों ओर हर मशीन चल रही थी, जैसे कारखाना कभी बंद ही ना हुआ हो। सब चौंक गए। हम कभी बाहर नहीं जा पाएंगे। अब यहीं रहना होगा हमें। आदित्य को देख सिम्मी और काव्या भी रोने लगे, लेकिन विनय अभी भी नहीं हारा था। उसने पूरी हिम्मत दिखाते हुए इधर उधर देखना शुरू किया। तभी विनय ने देखा कि दीवार पर एक पुराना सर्किट बॉक्स है। शायद यही उसका नियंत्रण है। एक बार ये करके भी देख लेता हूँ। लेकिन जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की, गंगाराम सामने आ गया। ये मेरा दिल है, इसे छुआ तो तुम जल जाओगे। विनय डर गया। काव्या को एक पुराना फाइल रूम मिला जिसमें गंगाराम की मृत्यु की रिपोर्ट थी। उसमें लिखा था, गंगाराम जानबूझकर मशीन में फंसा। आत्महत्या नहीं, आत्मसमर्पण था मशीनों को। उसने अपनी आत्मा को मशीनों में समाहित कर दिया था। एक प्रकार की भौतिक भूत आत्मा बन गई थी उसकी। काव्या को समझ आ गया, जब तक सर्किट बॉक्स को नहीं जलाया जाएगा उसकी आत्मा मुक्त नहीं होगी। उसने ये बात विनय और राजन को बताई। राजन और विनय ने मिलकर एक लोहा निकाला और सर्किट बॉक्स की ओर भागे। गंगाराम ने सिमी को पकड़ लिया था। रुको, वरना मैं गर्दन मरोड़ने ही वाला हूँ। राजन ने गंगाराम पर पेट्रोल डाला और माचिस जलाई। तेरा खेल खत्म। आग की लपटों में गंगाराम चिल्लाया, लेकिन विनय ने सर्किट बॉक्स पर लोहा मारा और वो फट गया। एक जोरदार विस्फोट हुआ। सुबह की पहली किरणों के साथ गेट खुल गया। पुलिस और गांव वाले पहुंचे। सिर्फ 3 लोग जिंदा थे, विनय, काव्या और सिम्मी। गांव वालों ने पहली बार कारखाने से मशीनों के शांत होने की आवाज सुनी। उसकी आत्मा अब मुक्त हो गई। लेकिन जैसे ही कहानी खत्म लग रही थी, पुलिस को एक फाइल मिली जिसमें लिखा था, गंगाराम मर चुका था, लेकिन कोई और भी उस आत्मा से बंधा था, उसका बेटा। विनय जब घर लौटा, उसने अपने कमरे में एक पुरानी मशीन का हिस्सा पाया जिस पर खून के धब्बे थे और उस पर लिखा था, अब तू मशीन का वारिस है।